हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कोमल सोनी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर जो कि है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दृष्टि आईएएस की बुक को हम कवर करना चाहते थे, जिसके अंदर से हमने 3 चैप्टर्स को कवर कर लिया था। ये है हमारा चौथा चैप्टर, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूरल का मतलब क्या होता है? रूरल का मतलब होता है गांव। हमने जैसे पिछले चैप्टर में पंचायत के बारे में पढ़ा था, सरपंच के बारे में पढ़ा था, आज हम वैसे ही गांव के बारे में थोड़ा और जानेंगे कि हम सिर्फ सरपंच और जो हमारी सरकार की गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, उससे सीमित ना रह के हम थोड़ा और जानेंगे कि सच में एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसे है इन सभी जगहों का। रूलर्स का मतलब गांव का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सरकार इसमें और काम करती है, हम वो जानेंगे। अब रूरल का मतलब आपको पता है, गांव है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शासन करना, यानी गांव के ऊपर जो शासन होता है वो किस तरीके से होता है, तो वो पंचायत के थ्रू होता है। आप सबको पता है, जो हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ ली थी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होता है। एक बार फिर छोटा सा रिकॉल करते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस क्या होता है। तो ग्राम सभा वो सभा होती है जिसके अंदर गांव के 18 प्लस के सारे लोग आते हैं, यानी गांव के अंदर जो 18 प्लस है, 18 से अबव अडल्ट है, वो सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम पंचायत वो होती है जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं, गांव के सारे लोग जो 18 प्लस है, उन सब से चुनी गई, मतलब वो अपने अपने सरपंच को चुनते हैं और अपने वार्ड मेंबर्स को चुनते हैं, ये बन जाती है ग्राम पंचायत और वो होती है ग्राम सभा। सबको क्लियर? क्लियर। अब आप आगे आते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि गांव के अंदर शासन करना ही रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि गांव के अंदर अगर कोई कानून आया है तो वो कैसे लागू होगा, कानून की व्यवस्था कैसे चलेगी, कौन कानून की ध्यान रखेगा, कौन ये देखेगा कि गांव के अंदर कानून सच में लागू हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे लागू हुआ है, कहाँ लागू हुआ है, कहाँ लागू नहीं हुआ है, ये सब कुछ देखने का काम किसका होगा, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। हम अगर गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जब हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की 3 ब्रांच होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जिनको हिंदी के अंदर बोला जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जो लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना, जुडिशरी का काम होता है न्याय देना। अगर आपने हमारी सीरीज को अच्छे से देखा है, अगर आप हमारे दृष्टि आईएएस की सीरीज को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको इन चीजों के बारे में पहले से पता होगा। और अगर आपको पता है तो आपको ये पता है कि एग्जीक्यूटिव के अंदर मिनिस्टर्स के साथ साथ आईएएस, आईपीएस और जो सरकारी कर्मचारी है वो सारे एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं, जो ये देखते हैं कि लॉ सच में लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। तो इसी के साथ अब हमें पता चल गया कि जो सरकारी कर्मचारी होगा वो ये देखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर जो बनाया गया है सरकार के थ्रू वो लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो पुलिस है, क्या ये भी वही काम करेगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना? एग्जैक्टली वही काम करेगी। अब हमारे बुक के अंदर कुछ टर्म्स दी हुई है, हम वो जानेंगे। हमने ये तो पता लगा लिया कि लॉ एंड ऑर्डर जो चीज है, जो कानून बनाए गए हैं, उनको मेंटेन कौन करेगा, ये कौन देखेगा कहाँ लागू है कहाँ लागू नहीं है और किस तरीके से लागू है, और अगर कोई कानून को तोड़ रहा है तो उसे सजा कैसे मिलेगी और कौन देगा, वो सब कुछ कौन देखता है? पुलिस भी देखती है। और जो हमारे डीसी लगे हुए हैं और जो भी हमारे अधिकारी हैं वो सारा कुछ ये देखते हैं, जो सरकार के साथ काम करते हैं वो इन चीजों को देखते हैं। अब पुलिस के अंदर पुलिस स्टेशन का एरिया कितना होता है, आपको मैं एक बात बता दूं। मान लीजिए कि ये इंडिया है, इस इंडिया में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं। अब बहुत सारे पुलिस स्टेशन के अंदर से अब ये एक एरिया है, अलग अलग एरियाज को आप डिवाइड कर देते हैं, यानी इंडिया का एक छोटा सा एरिया मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं ये है एक डिस्ट्रिक्ट, हमारे इंडिया का, हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर कोई स्टेट का कोई एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हमने लिया है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एरिया वाइज बहुत सारे पुलिस स्टेशन बंटे हुए हैं। आप ये मान के चलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे अलग अलग टाइप से बने हुए हैं, इतने सारे तो नहीं होते,
इतने सारे तो वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं होते, पर मान के चलिए कि ये अगर डिस्ट्रिक्ट है तो इसके अंदर इस तरीके से ऐसे पुलिस स्टेशन बंटे हुए हैं। ठीक है, ये एरिया और पॉपुलेशन को देखते हुए पुलिस स्टेशन को बांटा जाता है। अब देखिए, अब मान लीजिए ये एक एरिया है, इस एरिया को हम मान के चलते हैं ये पुणे का एरिया है, ये गोरेगांव का एरिया है, ठीक है, और ये हम कोई और मान के चलते हैं, ये कोई और ये कोई और मान के चलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग 3 एरिया बन गए। इन 3 एरिया बनने के बाद क्या होगा, मान लीजिए चोरी होती है यहाँ, आपका घर है पुणे के अंदर, आपके घर में चोरी होती है और आपका पड़ोसी आपको फोन करके कहता है कि आपके घर में चोरी हो चुकी है और आप कहाँ हो, आप गोरेगांव के अंदर हो। आप गोरेगांव के अंदर हो और अब गोरेगांव के अंदर भी अलग अलग पुलिस स्टेशन होंगे। गोरेगांव ईस्ट का अलग पुलिस स्टेशन है, वेस्ट का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग पुलिस स्टेशन है, यानी बहुत सारे पुलिस स्टेशन हो गए। अब चोरी हुई है पुणे के अंदर और हम है गोरेगांव में घूमने गए हुए हैं, हमें हमारे जो पड़ोसी है उसने ये बताया कि भाई आपके घर में चोरी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम पुलिस स्टेशन में जाके खबर लिखवाएंगे, यानी कंप्लेंट लिखवाएंगे कि हमारे घर पे चोरी हुई है। अब हम हैं गोरेगांव के अंदर और हमने जाके गोरेगांव के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर, हाँ, क्या हम लिखवा सकते हैं कंप्लेंट, क्या हम कंप्लेंट लिखवा सकते हैं? तो आपका आंसर है नहीं लिखवा सकते। अब इस पुलिस स्टेशन का दायरा है यहाँ का, तो यानी जहां आपकी चोरी हुई है वहां के पुलिस स्टेशन का काम है आपका सब कुछ मेंटेन करना, किसी दूसरे पुलिस स्टेशन का काम नहीं होगा ये। यानी आपके यहाँ कोई क्राइम हुआ है तो सबसे पहले आप अपने पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहां के लोग संभालेंगे और अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो आगे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में जाया जाएगा। तो यानी ये सब कुछ कौन संभालेगा, आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन संभालेगा कि वो उसके दायरे में आता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपका घर है, अब एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, अब आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप ये मान लीजिए कि ये आपका एक पुलिस स्टेशन का दायरा है, यहाँ आपका दूसरा पुलिस स्टेशन का दायरा है। ठीक है, अब क्या होता है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना देती हूँ कि मान लीजिए ये एक पुलिस स्टेशन का दायरा है, ये दूसरे पुलिस स्टेशन का दायरा है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन इस जगह पे है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन इस जगह पे है, आपका घर है यहाँ। ठीक है, अब आपके घर के नजदीक ये पड़ता है, ये थोड़ा दूर पड़ता है। ठीक है, थोड़ा घर और ऊपर बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा और समझने में आसानी हो कि आपका घर है यहाँ, यानी आपका घर किसके अंडर में आता है, इस पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है। लेकिन आपके घर में चोरी नहीं, इस पर मान लो यहाँ पे किसी ने गोली चला दी या फिर किसी को चोट पहुंचा दी, आपको गोली नहीं, आपको चोट पहुंचा दी। चोट पहुंचाने के बाद आप पुलिस स्टेशन में जाओगे कंप्लेंट लिखवाने, तो आपको इस पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा ना। लेकिन आपने क्या किया, घर के नजदीक है, आप इसमें चले गए, तो ये पुलिस स्टेशन आपकी कंप्लेंट को नहीं लिखेगा, क्योंकि लिखने का काम किसका है, इसका है। तो जो आपके दायरे में होगा पुलिस स्टेशन, आप उस पुलिस स्टेशन में जाओगे, दूसरे पुलिस स्टेशन में आप नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन अब एक नया रूल आया। नए रूल में कुछ ऐसे हुआ कि ऐसी जो चोरी वाली चीजें हैं, थेफ्ट वाली चीजें हैं या फिर छोटी मोटी और चीजें हैं, वो सारी तो पुलिस स्टेशन ये वाला रिकवर कर लेगा। मान लो किसी लड़की के साथ कोई गुनाह हो गया, कोई रेप या फिर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकती है, चाहे वो असम की क्यों ना हो, वो हरियाणा के पुलिस स्टेशन में भी अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है, वो हरियाणा की क्यों ना हो, वो दिल्ली के पुलिस स्टेशन में भी अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है। इसको 0 FIR बोलते हैं। आई एम सॉरी, इसको बोलते हैं 0 FIR, 0 FIR इसको बोला जाएगा। अब देखिए, हर एक FIR जब किसी पुलिस स्टेशन में लिखी जाती है ना, उसका नंबर होता है। ये पहली हमारी FIR है, दूसरी, तीसरी, इसका सीरीज में नंबर होता है, उसका सीरियल नंबर होता है। और जो लिखवाई जाएगी लड़कियों के थ्रू लिखवाई जाएगी सेक्सुअल असॉल्ट को चल के, वो 0 FIR बोली जाएगी, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखवाई जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम काम करें। एक चीज और बताती हूँ, मान लीजिए आपका, अब मान लीजिए ये एक दायरा है, आप रहते हो यहाँ पे, यहाँ आपका पुलिस स्टेशन है, आप घूमने आए हुए हो यहाँ पे। ठीक है, इस घूमने आए हुई जगह पे आपके साथ यहाँ पे चोरी हो गई, जहां हम घूमने आए थे हमारी चोरी वहां हो गई, तो हम कहाँ जाएंगे, इसके पुलिस स्टेशन में जाएंगे
या इसके पुलिस स्टेशन में जाएंगे? बताइए, हम पुलिस स्टेशन ए में जाएंगे या पुलिस स्टेशन बी में जाएंगे? पुलिस स्टेशन बी में जाएगा, क्योंकि चोरी कहाँ हुई है? बी के दायरे में हुई है। जहां चोरी हुई है वहां जाया जाएगा। अब आगे जानते हैं। अब आगे कुछ वर्ड्स हैं, एसपी, डीएसपी, एएसपी और एसएचओ। ये कौन होते हैं? तो एसपी होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है एसपी। एसपी होता है आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे आपके पुलिस स्टेशन है, उन सब का हेड कौन होगा? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम आईपीएस बोलते हैं, वो होता है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब आता है डीएसपी। डीएसपी वो होता है जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी जो आईपीएस है उसके साथ काम करता है, उससे थोड़े नीचे वाले पद पे। जैसे हम करते हैं ना, ये मॉनिटर है और ये वाइस मॉनिटर है, वैसे ही डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो होता है डीएसपी। एएसपी होता है एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो फिर से हेल्प के लिए होता है, एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब बारी आती है एसएचओ की। एसएचओ होते हैं जो कि आपका जो लोकल पुलिस स्टेशन है ना, उस लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर आपकी जो कंप्लेन लिखवाई जाएगी वो एसएचओ, जो सबसे बड़ा अफसर होगा वो एसएचओ होगा। मान लीजिए ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे हेड कौन हुआ? एसपी हुआ, उसके बाद में डीएसपी आता है, फिर एएसपी आता है। अब उसके बाद में छोटे छोटे जो पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, इन पुलिस स्टेशन के अंदर एक एक हेड होगा, वो हेड होगा एसएचओ। ठीक है, ये था हमारे पुलिस स्टेशन के बारे में। अब आगे बारे में आती है पटवारी और तहसीलदार। पटवारी और तहसीलदार कौन होते हैं? अब देखिए, अब मान लीजिए क्या होता है कि ये एक गांव का खेत है, ऐसे ये दो खेत हैं, एक ये है एक ये है। ये रामू का खेत है और ये कन्हैया का खेत है। ठीक है, अब होता ये है कि जो रामू होता है, रामू के 150 खेत और हैं, बहुत सारे खेत हैं। कन्हैया के पास गिने चुने एक या दो खेत है कन्हैया के पास। होता ये है कि जो रामू क्या करता है, रामू ये करता है कि एक दिन जब कन्हैया पानी लगा के चला जाता है, कन्हैया पानी लगा के चला गया, रामू आया, रामू ने क्या किया, जो बॉर्डर थी ना, ये जो बॉर्डर थी इसको हटा के यहाँ लगा दिया, यानी अपना खेत थोड़ा और बड़ा कर लिया। रामू ये काम कर लेता है। ये काम करने के बाद कन्हैया जब आता है तो कन्हैया आके कहता है कि मेरे खेत के साथ गड़बड़ की गई है, बॉर्डर के साथ गड़बड़ की गई है, वो कर देता है। वो जाता है किसके पास जाएगा? अब रामू जाएगा पटवारी या तहसीलदार के पास। अगर ये नीचे लेवल का काम है, मान लो छोटा मोटा काम है, अगर पटवारी, सबसे पहले तो पटवारी के पास जाया जाएगा। पटवारी कौन होता है? पटवारी लैंड के रिकॉर्ड्स रखता है। पटवारी के पास एक ऐसा मैप होता है, उस मैप के अंदर हर एक खेत का स्ट्रक्चर बनाया होता है और वो खेत किसका है ये भी उसमें लिखा होता है कि ये खेत इसका है, ये खेत इसका है, पहले ये खेत इसका था, उससे पहले ये खेत इसका था, और ऐसे करते करते भाई इस बंदे को ये मिला। मान लो कन्हैया का खेत है तो पटवारी के पास एक रिकॉर्ड होगा, उस पटवारी के रिकॉर्ड के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि भाई ये जो खेत है कन्हैया का, वो पहले इसके दादा का था, उससे पहले ये अंग्रेजों का था, उससे पहले ये इसका था, और उसके बाद में करते करते ये कन्हैया को मिला। ये सब कुछ रिकॉर्ड पटवारी के पास लिखा हुआ मिल जाएगा। पटवारी हमेशा लैंड के रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, और जब भी कभी रजिस्ट्री होती है, जब भी कभी किसी लैंड की, किसी प्लॉट की, किसी खेत की रजिस्ट्री होती है तो पटवारी के सामने होती है, और रजिस्ट्री के अंदर से जो टैक्स आता है वो कलेक्ट कौन करता है? वो पटवारी कलेक्ट करता है। यानी जो लैंड रिवेन्यू होता है या लैंड टैक्स जिसे हम कहते हैं, वो कौन कलेक्ट करता है? वो पटवारी कलेक्ट करता है। लैंड रिवेन्यू पटवारी कलेक्ट करता है, और लैंड रिकॉर्ड्स कौन रखता है? पटवारी रखता है। अब पटवारी आके क्या करेगा? इनके लैंड रिकॉर्ड देख के, इनको परख के इन सब का काम करेगा। अब पटवारी ने ये देखा कि ये जो लैंड थी ना दोनों, ये क्या थी? इसने रिकॉर्ड को खोला। रिकॉर्ड को खोलने पे पटवारी को ये पता चला जो कन्हैया था वो SC/ST कास्ट का था, और जो रामू था वो जनरल कास्ट का था। और एक बार पहले का जमाना ऐसा हुआ कि जो रामू के खेत थे ना वो जनरल में आता था, तो रामू के खेत के अंदर के कुछ हिस्से कन्हैया के
कन्हैया को दे दिए गए, क्योंकि कन्हैया के पास तो खेत था नहीं खुद का, वो तो ST SC में आता था। तो जो रामू था जिसके पास बहुत सारे खेत थे, उनके खेतों में से निकाल के उसको दे दिए गए। इसलिए रामू ने इस खेत को वापस लिया। रामू ने भी यही तर्क दिया कि भाई पहले हमारे खेत थे, वो कन्हैया को दे देंगे तो हम वापस ले रहे हैं धीरे धीरे करके। अब ये सब कुछ करने के बाद पटवारी ने फैसला सुनाना शुरू किया। पटवारी ने कहा कि नहीं, अब ये खेत कन्हैया के ही होंगे। फिर पटवारी का फैसला इन दोनों ने माना नहीं, वरना मानना पड़ता है, लेकिन रामू के तर्क ऐसे थे कि पटवारी को कंफ्यूजन आने में बहुत मुश्किल, मतलब कंफ्यूज हो गया पटवारी की क्या किया जाए क्या क्या नहीं किया जाए। फिर उसके बाद में पटवारी तहसीलदार को बुलाता है। ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, ये सब कुछ करना काम होता है तहसीलदार का। अब तहसीलदार आएंगे और फिर इनका झगड़ा सुलझाएंगे। ठीक है, ये दोनों काम होते हैं पटवारी और तहसीलदार के। क्या सबको समझ में आए पटवारी क्या करता है, तहसीलदार क्या करता है? ओके, पटवारी लैंड रिकॉर्ड्स रखता है, साथ में छोटे मोटे डिस्प्यूट अगर उससे सॉल्व होता है तो वो करता है, वरना डिस्प्यूट सॉल्वर कौन होता है? तहसीलदार होता है। अब हम आते हैं आगे बात आती है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की। अब इस एक्ट के अंदर क्या था? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये था, सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये होती है कि जो लैंड है, अगर किसी के फादर की डेथ होने के बाद लैंड मिल जाती है उसके सन को, बट अब लैंड सन को नहीं, फादर जो था उसकी वाइफ को, उसकी डॉटर को भी मिलेगी। ये जब डिक्लेयर कर दिया गया कि विमेन्स को भी लैंड में दर्जा दिया जाएगा, तो ये था हमारा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंदर विमेन्स को भी दर्जा मिलने लग गया था। 2005 में ये हमारा एक्ट आया था, जिसमें हमें ये सब कुछ मिलने लग गया था, यानी विमेन्स को आगे बढ़ाया गया और उन्हें दिया गया लैंड का दर्जा भी उन्हें दिया गया। इसी के साथ धन्यवाद और बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।